तो पिरामल ग्रुप बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके बाद आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या इस ग्रुप में सही में दम है कि नहीं। आज के लेट्स एनालाइज में हम समझेंगे पीएल ग्रुप इतना ज़्यादा बजिंग क्यों होने लग गया है, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं और इस एनालिसिस से आप लोगों को सहायता मिलेगी आपके खुद के डिसीजंस लेने के लिए वेदर टू इन्वेस्ट इनटू दिस ग्रुप और नॉट। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कभी भी लोगों को स्पून फीड करना नहीं पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स एनालाइज का ये वाला पार्ट। बाय द वे, इससे पहले हमने लेट्स एनालाइज में दो और एनालिसिस करी है। एक में हमने अमेजॉन और किशोर बियानी जी के बिग बाजार ग्रुप के एनालिसिस करा है, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, इसी का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। और दूसरा कि एफआईआईज जब जा रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, ये वाला वीडियो तब बनाया था जब मार्केट 16,000 के नीचे था और लोगों ने सपने बांध लिए थे 10,000 के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसको जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रुप जो पिरामल ग्रुप है ये किसके द्वारा चलाया जाता है। तो ये चलाया जाता है मिस्टर अजय पिरामल द्वारा। जी हाँ, अजय पिरामल सर ऑलरेडी टेक्सटाइल बिजनेस से रहते थे, इनके मतलब जो फादर थे, और उन्होंने वहाँ से एक बहुत ही वंडरफुल टर्न अराउंड करके बहुत ही बढ़िया इनका बिजनेस बनाया। अभी मैं आपको जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो फिलहाल के लिए पीएल जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास करीब करीब 12,000 करोड़ तक के एसेट्स हैं, जो ब्रॉडली डाइवर्सिफाई होने के आशंकाएं जताई जा रही है इनटू फार्मा एंड फाइनेंशियल। ऑलरेडी एक कॉन्ग्लोमेरेट है जिसके बारे में हम समझेंगे। फार्मा की भी जब मैं बात करूं तो ये करीब करीब 3 से 4 वर्टिकल्स में जाएगा। एक होगा सीडीएमओ, दूसरा है हेल्थ केयर, तीसरा है हॉस्पिटल के जेनरिक्स और साथ में ऑप्थोमोलॉजी। जी हाँ, तो ये फार्मा का हो गया। और फाइनेंस में हमारे पास एनबीएफसी है और शायद शायद आगे चल के बैंकिंग भी हो सकती है। आप लोगों को पहले मैं एक अपडेट बता दूं कि करीब करीब 2010, जी हाँ 2010 में पिरामल हेल्थ केयर ने अपने जेनरिक्स डिवीजन को बेचा था अबॉट इंडिया को। जी हाँ, अबॉट लैब्स को। और ये बेचा गया था करीब करीब 3.72 बिलियन डॉलर्स पे, जो कि उस समय का 9 टाइम्स था टू द सेल्स। याद रखिए, पूरे फार्मा से उन्होंने सिर्फ ये जेनरिक्स वाला भेजा था और एक नॉन कंपीट दोनों के बीच में था। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि बेसिकली जब भी आप किसी बिजनेस में अपने कोई पार्ट सेल करते हैं तो सामने वाली कंपनी बोलती है कि भैया 10 साल के लिए मेरे को नॉन कम्पीट चाहिए, मतलब आप इस सेक्टर में अगले 10 साल तक नहीं आ सकते हो। एक लीगल बाउंडेशन होता है। जहां तक मेरे को पता है अभी ये नॉन कम्पीट का क्लॉज जा चुका है। तो पिरामल ग्रुप इसलिए जोर शोर से किस सेक्टर में आने की सोच रहा है, वो है फार्मा। जी हाँ, फार्मा में आने की सोच रहा है। अभी जो इन लोगों ने ये जो बेचा था 2010 पे करीब करीब 3.72 बिलियन डॉलर्स के भाव पे, तो इनके पास आ गया था बहुत सारा कैश और तभी से ये लोग सोच रहे थे कि करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। तो फॉर दैट टाइम उन्होंने बहुत सारा कैश लगा दिया था ड्रग डिस्कवरी पे और इसी तरह की कुछ चीजें जो नॉन कम्पीट में नहीं आती है। तो पहला पॉइंट ये है कि पिरामल ग्रुप ने फार्मा से संन्यास नहीं लिया था अबॉट को बेचने के बाद, वो लोग वहीं पे टिके रहे। लेकिन अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पिरामल ग्रुप ने अबॉट इंडिया को बेचा था अपना यूनिट, तो करीब करीब आप समझ लो वो जेनरिक्स ही उस समय पे करीब 2/3 ऑफ द फार्मा बिजनेस का रेवेन्यू लेके आता था फॉर पिरामल ग्रुप। दैट इज ऑलमोस्ट 95% का प्रॉफिट यही लेके आता था। और जो बचा 1/3 था जो पिरामल ग्रुप के पास रह गया था जिसमें नॉन कम्पीट नहीं था, वो केवल 5% प्रॉफिट लेके आता था दोस्तों। मतलब जाहिर सी बात है, उस समय पे कोई इन्वेस्टर अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचता तो वो बोलता मैं करूँ तो क्यों करूँ, इतना बड़ा टेंशन है। मतलब 30% बिजनेस बचा तो है लेकिन वो सिर्फ 5% रेवेन्यू देता है, प्लस ऊपर से नॉन कम्पीट था अबॉट इंडिया के साथ। लेकिन धीरे धीरे ये धारणा चेंज हुई और ये धारणा चेंज इसलिए भी हुई बिकॉज पिरामल ग्रुप ने भी काफ़ी एफर्ट्स लिए। फॉर एग्जाम्पल, इनको सबसे पहला जो रियलाइज हुआ कि बॉस कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, वो उनको हुआ था करीब करीब 2018 में। 2018 में। अब आप सोच रहे हो कि 2018 में क्या हुआ था, याद करो, थोड़ा दिमाग के चक्षुओं पे थोड़ा फोर्स लगाओ। जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली। IL&FS का कांड घोटाला आप सभी को याद होगा, पूरा एनबीएफसी पैक हिल गया था। और ये वो समय था जब पिरामल ग्रुप बहुत ज्यादा निर्भर रहता था अपने रियल एस्टेट
बिजनेस पे जो उनका बेटा आनंद चलाता है, और दूसरा वो लोग काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते थे अपने एनबीएफसी स्पेस में। लेकिन जब बहुत बड़ी ट्रेजेडी आई तो इन लोगों को रियलाइज़ हुआ, अरे भाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई फर्दर, क्योंकि कल को अगर इस तरह का लिक्विडिटी क्रंच आ गया तो हम तो धरे के धरे रह जाएंगे। ऊपर से इनका रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा एक्सपोजर था, जिसके चक्कर में इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि कुछ स्ट्रैटेजिक मूव्स लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजिक मूव्स किस तरह के थे? सबसे पहला जो स्ट्रैटेजिक मूव इन लोगों ने लिया था वो ये था कि इन लोगों ने अपना ग्लास बिजनेस जो था, इनके पास एक खुद का ग्लास बिजनेस था, वो उन्होंने सेल आउट कर दिया। जी हाँ, एक ग्लास बिजनेस किसको सेल आउट किया? ब्लैक स्टोन को। ब्लैक स्टोन के ऊपर भी हमने एक अच्छा वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, जाके चेकआउट कर सकते हो। ये करीब करीब बेचा था $1 बिलियन पे। तो इनका पहला स्ट्रैटेजिक मूव तो ये था ग्लास बिजनेस। दूसरा सबसे फेमस वो था एक्विजिशन ऑफ DHFL, करीब करीब 34 टू 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन। इसी के साथ साथ इनने स्ट्रैटेजिक मूव में रेज किया था करीब करीब 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ वॉज बींग रेज्ड। इनिशियल प्लान इनका 10,000 करोड़ का था, लेकिन इन्होंने इवेंचुअली 18,000 करोड़ इस चीज पे रेज किया। अब आप सोच रहे हो कि DHFL को इन लोगों ने क्यों किया? जब मैं आगे जाके इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी आपको सिंपली तरीके से समझाऊंगा तब आप समझोगे। तो जब बाय द वे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये जो DHFL को लिया था, तो DHFL की वैल्यूएशन तो खतरनाक वाली ड्रॉप हो गई थी, करेक्ट। और साथ में उस समय पे पिरामल ग्रुप बहुत सारे फिनटेक ब्रांड्स में भी निवेश कर रहा था। तो पिरामल ग्रुप ने एक डिसीजन लिया कि यार हमारे पास फिनटेक का पावर है और सस्ते में एक पूरा एनबीएफसी मिल रहा है, अगर हम इन दोनों का मेल मिलाप करवा दे, दोनों की शादी करवा दे, तो बच्चे तो बड़े बेहतरीन निकलेंगे। और यही सोच के DHFL का एक्विजिशन लिया गया था। ये इनकी एक और स्ट्रैटेजिक मूव थी। बट स्ट्रैटेजिक मूव यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। इन्होंने वोडाफोन में भी निवेश किया और एज ऑफ नाउ 2 साल में इनके इन्वेस्टमेंट के 1.5x पे बैठे हुए हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे, अरे ये तो सिर्फ 1.5x, इससे बेटर था ITC में लगा देते या किसी और पे लगा देते। तो मैं बता दूं भाई साहब, 1,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक की बात अलग होती है। जब हज़ारों करोड़ की बात होती है ना, तो 1.5x इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो बेसिकली ये इनकी एक और स्ट्रैटेजिक मूव थी। जब मैं DHFL की बात कर रहा था तो मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर ये लोग टेक्नोलॉजी को जो मर्ज करेंगे, इसके साथ साथ ये लोगों को रिटेल होम लोन में भी जाने का इशू मिल जाएगा, इंश्योरेंस में भी एंट्री मिल जाएगी। प्लस आप लोगों को बता दूं कि इनके जो बेटे हैं, जिनका मैंने बताया आनंद, जो कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन सब पे वर्क करते हैं, इनके लिए भी यहां से फाइनेंसिंग की हेल्प करी जाएगी। तो आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से पिरामल ग्रुप कोई भी नया चीज नहीं बनाता। वो क्या करता है? वो एग्जिस्टिंग चीजों को एक्वायर करता है और उन्हीं को दोनों का संगम करवा के, एग्जिस्टिंग ग्रुप के अंदर संगम करवा के वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बाय द वे कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा, क्या आपके अकाउंट में PEL है आपके डीमैट में? इफ नॉट, इसका कोई कॉम्पिटिटर भी है तो बताइएगा, और क्यों लिया है ये जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अब ये हो गया इनकी स्ट्रैटेजिक मूव। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये डीमर्जर का जो अभी खबर आ रहा है कि भाई पिरामल ग्रुप डीमर्जर कर रहा है, डीमर्जर कर रहा है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक इंटरेस्टिंग नोट चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि करीब करीब अप्रैल 2012 में इन लोगों ने HUL से एक घर खरीदा था, एक रेसिडेंशियल घर खरीदा था करीब करीब 452 करोड़ में। जी हाँ, 452 करोड़ में इन्होंने एक घर खरीदा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने ना यूट्यूब पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, और ना ही टेलीग्राम पे ये पोस्ट किया। क्या दुनिया इनको एक्सेप्ट करेगी? पता नहीं, लेकिन मुद्दे की बात पे चलते हैं। तो मुद्दे की बात है कि पोस्ट डीमर्जर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो पोस्ट डीमर्जर, ये जैसे अगर मान लो पिरामल ग्रुप है, तो ये पोस्ट डीमर्जर ये पहले 2 भागों में बटेगा। एक होगा फाइनेंस, जो मेन वर्टिकल बता रहा हूं, और एक होगा फार्मा। फार्मा के अंदर जो 4 होंगे यूनिट्स मैंने बता दिया, फाइनेंस के अंदर जो 2 यूनिट्स होंगे बता दिया। और फाइनेंस में प्रमोटर्स का करीब करीब होगा 40 से लेके 44% का स्टेक, और फार्मा में होगा करीब करीब 30 से 35% का स्टेक।
तो ये एक पोस्ट डीमर्जर ये सीन होगा जिससे वैल्यू अनलॉकिंग होने की बहुत संभावना है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार अभिषेक भाई, इससे पहले कि आप बताओ इस शेयर का आपका क्या ओपिनियन है, ये बताओ कि ये इतने ज़्यादा कोलैबोरेशन, इतने ज़्यादा डीमर्जर मर्जर ये सब क्यों करती है, खुद क्यों नहीं ले लेती है सब कुछ। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फार्मा में ये एक्वायर कर करके आगे चल रहे हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों? चलिए एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब अजय पिरमल जी बहुत स्मार्ट है। तो देखिए, जब इन लोगों ने अपना फार्मा सेक्टर में एनालिसिस करा तो इनको निकला कि करीब करीब जो टॉप 300 टू 400 प्लेयर्स हैं फार्मा सेक्टर्स में, वो लोग कंट्रीब्यूट करते करीब करीब 85 टू 90% ऑफ द रेवेन्यू। कितना? 85 टू 90%। मतलब जो टोटल फॉर्मलाइज्ड एंड अनफॉर्मलाइज्ड प्लेयर 10,000 बच गए, उनके हाथ में केवल 10% का रेवेन्यू आता है। तो आप खुद सोचो, अगर एक नया बंदा बहुत सारा पैसा लेके भी आए, जो कि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को नसीब में मिलेगा अगर वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर बहुत सारा पैसा लेके भी वो चालू करता है तो देर इज चांस कि हाँ वो ठीक ठाक करे, लेकिन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। इससे बेटर तो ये नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके, अगर आपके पास पैसा है तो एक अच्छा वो ले लो। मतलब इसको एक सिंपल तरीके से आप ये समझो कि भाई मान लो बर्गर्स का आपको बिजनेस खोलना है, ठीक है। अब बर्गर्स का अगर आपको बिजनेस खोलना है, हो सकता है आप इस पे 100 करोड़ रुपए लगाओगे तो बहुत बढ़िया ब्रांड बना लोगे, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट मूव करेंगे। वो क्या करेंगे, भैया 1 करोड़ रुपए दो और मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लो, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अच्छा लोकेशन लो, बेचना शुरू कर दो। तो यही सेम चीज़ पिरामल ग्रुप पहली बात में ही सोचती है। तो दिस एक्चुअली लुक्स वेरी लॉजिकल टू दिस थिंग। इनफैक्ट इनके सारे स्ट्रैटेजिक आप देखो, कोलैबोरेशन या सेल आउट भी देखो, अबॉट के साथ नॉन कॉम्पीट तो खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। और ये जब उनने बेचा था तब भी प्रीमियम पे ही बेचा था। प्लस अगर आप देखोगे इनकी सारी स्ट्रैटेजिक मूव स्टार्टिंग से चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले ये लोग टेक्सटाइल थे, टेक्सटाइल से धीरे 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 सारी चीज़ों में आ चुके हैं। तो दोस्तों, जहां आप लोग हमारे देश के प्रमुख बिजनेसेस में टाटाज, अंबानीज, बिरलाज और इवन हमारे क्या बोलते हैं अडानीज, इनकी बात करते हैं ना, वहीं पर पिरामल ग्रुप भी पीछे नहीं है। दे आर ऑल्सो गोइंग विद अ वेरी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एंड आशा करता हूँ अब आपको समझ में आएगा कि पीएल ग्रुप सोचती कैसी है, करती कैसी है। आने वाले समय पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है फार्मा और फाइनेंस। एंड सुनने में ये आया है कि फाइनेंस में जब ये जाएंगे तो डीएचएफएल का इनके पास कस्टमर बेस का पूरा डेटा है, प्लस कस्टमर बेस है। पिरामल ग्रुप के पास उनका खुद का पैसा और कैपेसिटी है टू रेज मोर मनी, जैसे कि उनने डीएचएफएल के टाइम पे 18,000 करोड़ भी रेज कर लिए थे 10,000 करोड़ के आइडियल टारगेट के साथ। तो अगर कल को चल के इनको बैंकिंग में भी घुसना है तो एक वर्टिकल तो इनका संभाल लिया है, बाकी इनको मैनेजर्स यहाँ वहाँ से हड़पने हैं और वो चीज़ भी वो कर सकते हैं। तो बाय द वे, आप अब कमेंट्स में बताइए कि पिरामल ग्रुप के बारे में क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी, अगर नहीं पता थी तो क्या सीखने मिला। और एज यूजुअल, अगर आप चाहते हो आपके किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या स्टॉक पे मैं इस तरह का एनालिसिस करूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।